देखो, आज फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है वो इसमें जो फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं उसको जो है वो डिटेल से जो है वो देखते हैं कि ये मेरे ख़्याल के अंदर जो है वो ये एक बहुत ही इजी सा काम है और आप में से हर एक को जो भी फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है उसे ये काम जो है वो खुद से करना चाहिए। सो इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप जो है वो इसके लिए किसी को पैसे दें या किसी से जो है वो प्रिपेयर करवाएं। और अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि जो आपने फ़ाइल प्रिपेयर की बार बार अपने आप को कंफ्यूज करना है इसमें कोई गलती होगी। ट्रस्ट योर सेल्फ और उसके बाद जो है वो आप अपनी फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर जो है वो करना स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। आप देख ही रहे हैं इस वक्त जो है वो वीडियो के अंदर हमारे पास जो है वो ये लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये दे दूँगा। डॉक्यूमेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है, लिस्ट सॉरी, कि क्या क्या जो है वो चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो कि फ़ाइल कंप्लीट बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि A4 साइज़, डिन A4 साइज़, ये आपको जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो, चाहे आप फ़ोटोकॉपी किसी डॉक्यूमेंट की करवाते हैं, चाहे आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाते हैं या ख़ुद निकालते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है, तो मेक श्योर के जो पेज की सेटिंग्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। और अगर किसी फ़ोटो स्टेट वाले के पास भी जाते हैं तो उससे पहले ये कंफर्म करें कि भाई जो आपके पास पेज है वो A4 पेज ही है, ठीक है। दूसरा, कोई भी पेज जो है वो आपने ना तो कोई फ़ोटोकॉपी उस पेज की करवा, जो साइज़ को डिफरेंट साइज़ होते हैं, लेटर साइज़ होता है, इसके अलावा और भी साइज़ होते हैं, A3 भी होता है। आपने A4 के ऊपर जो है वो अपना हर डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्रिंट है चाहे वो फ़ोटोकॉपी है, करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस बात का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो, ये जो हम सीक्वेंस डिस्कस करने जा रहे हैं इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने अरेंज करना है। यानी जो नंबर 1 पे है उसे नंबर सबसे ऊपर रखेंगे एंड सो ऑन, नीचे को जो है वो आप चलते जाएंगे। नंबर 2 पे सेकंड वाला डॉक्यूमेंट, नीचे सो ऑन अप टू जितने भी जो है वो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो, अगर आप ये देखें इस लिंक में जब आप जाएंगे, ये एप्लीकेशन अंडरस्कोर लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। या वो आपसे पूछेगा कि जो है आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो, इसका लिंक मौजूद है, तो डाउनलोड करना है फॉर्म, ठीक है। ये भी कई बार पूछते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ आगे नीचे भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो यहीं पर लिंक मौजूद है उसको डाउनलोड करने का। जस्ट आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद ये आपके जहाँ भी आप सेव करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहला है। पहले भी मैंने बताया था एक डिफरेंट वीडियो के अंदर कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने कंप्यूटर के अंदर ही, यानी यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड करके PDF एडिटर गूगल करें अगर आप, तो बहुत सारे मिल जाते हैं फ्री में ऑनलाइन। वहाँ पे फ़ाइल जो है वो उसको एडिट करें, यानी नेम, सारा डाटा जो फॉर्म की फिलिंग है वो आपने कंप्यूटर में करनी है और उसके बाद A4 साइज़ पेपर के ऊपर आपने उसको प्रिंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करने के बाद आपने उसको डेट और साइन जो है वो करना है, ठीक है। डेट आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भी, साइन बेटर है कि आप जो है वो बॉल पॉइंट या पेन से ही जो है वो प्रिंट निकालने के बाद करें, ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन विद बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है। अब ये जो है वो डेफिनेटली एप्लीकेबल जो है वो अगर आपके केस में है तो ही आपको करना है, अगर आपके केस में नहीं है यानी आप अकेले ही अप्लाई कर रहे हो और आप माइनर नहीं हो और यहाँ आपका कोई जो है वो बेबी साथ अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये सेकंड वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आपके केस के अंदर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और अगर एप्लीकेबल है तो फिर आपने इस डॉक्यूमेंट को नंबर 2 पे रखना है, ठीक है। सेपरेट जो है वो सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेकंड जो आपका, पहली एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी, दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म आपके चिल्ड्रन का आएगा। अगर दो हैं, ज़्यादा हैं चिल्ड्रन, तो उसके मुताबिक आपने उसको लगाते जाना है। उसके बाद आ जाना, जो थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जो आपका पार्टनर जिसको आप ज्वाइन करने जर्मनी आ रहे हो उसकी एड्रेस की कंफर्मेशन, जिसे मेल्डे बेशाइनिंग हम कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है?
वैसे तो जो आपके पार्टनर्स जर्मनी के अंदर रहते हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं अपना एड्रेस जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। वो नॉर्मली जो है वो बुरगेम्ट या फिर जो है वो राठा हाउस, इस तरह का ये डिफरेंट भी हो सकता है टाउन्स में डिफरेंट, लेकिन सबको पता ही है जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ से आपको ये मेल्डे पे शाइनिंग होंग लेना है, जो कि ये कंफर्म करता है कि ये बंदा जर्मनी में इस एड्रेस के ऊपर इस वक्त रह रहा है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से वो मेल्डे पे शाइनिंग मौजूद है और वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है, तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर कि हमेशा जो है वो, क्योंकि बाद में जो है वो वीज़ा प्रोसेस भी लंबा चलता है, वेरिफिकेशन और एट्सेट्रा। तो आप जो है वो लेटेस्ट ही निकलवा के जो है वो यूज़ करें, ठीक है। इसके जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि कॉपी जैसी भी स्कैन कॉपी है वो एक्सेप्टेबल है, वो चलेगी, उसमें कोई ऐसा सच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो यानी स्टैंप वाला होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नंबर थर्ड पे आ जाएगा। नंबर फोर्थ पे आपका जो डॉक्यूमेंट आएगा वो भी जर्मनी में आपके पार्टनर का ही जो है वो वीज़ा है जो उसके पास मौजूद है, जो कि डिफरेंट जो है वो डिपेंड करता है। किसी के पास जर्मन पासपोर्ट होगा, ठीक है, और साथ में उसके उनके साथ पास एक कार्ड भी होता है। किसी के पास जो है वो ईयू कार्ड होगा, ईयू पासपोर्ट हो सकता है। किसी के पास ब्लू कार्ड हो सकता है, किसी के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा परमानेंट रेजिडेंस वाला जिसे नीदरलैंड्स लॉबन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी उनके पास है उसकी भी कापी जो है वो ये आपने नंबर फोर पे लगानी है, ठीक है। ये भी आपको आपका पार्टनर जो जर्मनी में रहता है वही आपको जो है वो देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड्स की कापी होनी चाहिए, ठीक है। और बेटर ये है कि आप कापी जो है वो उसका जो कार्ड छोटा होता है तो एक ही A4 पेज के ऊपर फ्रंट और बैक उसका जो है वो पेस्ट करें, यानी इस तरह से उसको जो है वो सेटिंग करके स्कैन करेंगे। अगर आपके पार्टनर जो जर्मनी से भेजेंगे तो उनको कहें कि इसी तरह से अरेंज करके एक पेज पे ऊपर फ्रंट और नीचे जो है वो बैक जो है वो दोनों इमेजेस जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर, और आप भी उसका एक ही जो है वो प्रिंट निकालें, ठीक है। नंबर फाइव पे जो है वो अब आप जो वीज़ा के लिए पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से अप्लाई कर रहा है तो वो क्या करेगा कि अपना जो है वो एप्लीकेशन, अपना जो पासपोर्ट है जो अभी रिसेंट है, करंट है, और जो पहले उसके पास मौजूद हैं वो सारे के सारे जो पासपोर्ट्स हैं उनके पहले 3 पेजेस की कॉपीज़, ठीक है। और साथ में जो है वो जहाँ जहाँ पे जो है वो एग्ज़िट या एंट्री की स्टैंप्स लगी हुई हैं किसी भी कंट्री में आने जाने की, या यहाँ पे वीज़ाज़ लगे हुए हैं, उन पेजेस की भी कॉपीज़ जो है वो आपने तीन जितने भी आपके पास पासपोर्ट्स हैं उन सब की आपने करवानी है, और ये नंबर फाइव पे आपने जो है वो लगा देना है। नंबर सिक्स के ऊपर जो भी आपका एप्लीकेशन है, ये सॉरी CNA से ही है, उसकी कापी जो है वो आपने लगानी है। और ये भी उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि स्पाउस का रेजिडेंस परमिट की कॉपी है, फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज के ऊपर कर लें, और इसको जो है वो आपने करने के अरेंजमेंट करने के बाद स्कैन करने के बाद जो है वो, या वो जो फ़ोटो कापी वाले होते हैं वो तो ऑलरेडी इसको जो है वो जानते हैं कैसे करना है, तो वहाँ से भी आप जो है वो इसको करवा सकते हैं। नंबर सेवन के ऊपर जो है वो अगेन ये एप्लीकेबल है अगर आपके केस में, यानी अगर कोई चिल्ड्रन भी है तो फिर उसकी जो है वो आपने, चिल्ड्रन भी अगर अप्लाई कर रहा है, चिल्ड्रन सिर्फ होना मतलब नहीं, अगर वो अप्लाई भी कर रहा है तो उसके जो है वो आपने पासपोर्ट जो भी करंट है वैलिड वाला, और जो बाकी सारे पिछले हैं वो सारे पासपोर्ट की कॉपी वही 3 पेजेस, और जहाँ जहाँ पे वीज़ा और एंट्रेंस एग्ज़िट के जो है वो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो सारे पेजेस आपने कॉपी करवाने हैं, और ये नंबर सेवन पे आपने लगा देना। अगर ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे और आप नंबर एट पे आ जाएं, ठीक है। नंबर एट में जो है वो आपके पास जो आपके स्पाउस हैं, यानी जो आपके पार्टनर हैं जो कि जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो एंगेजमेंट का केस हो या कि मैरिड केस हो, तो उनके जो पासपोर्ट है, जो भी उनके पास पासपोर्ट है उसका भी सेम जो मैं ऊपर बता चुका हूँ पासपोर्ट्स के बारे में, पहले 3 पेजेस और स्टैम्प्स एग्जिट एंट्रेंस वो सारी पेजेस की कॉपीज जो है वो आपने सारे पासपोर्ट्स की करनी है, ठीक है। ये नंबर एट पे आ जाएगा। अगर आपके केस में चिल्ड्रन नहीं है तो दो इसमें से पॉइंट मिस हो जाएंगे तो वो नंबर सिक्स बनेगा, ठीक है। नंबर नाइन के ऊपर जो है वो अब आपके पास जो है वो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है, बेसिकली आपको तो डेफिनेटली इसकी कॉपीज़ ही करवानी है, ओरिजिनल साथ लेके जाना है आपने, ठीक है। लेकिन जो सेट बनाना है उसमें आपने कॉपी भी लगानी है इसकी, ठीक है। तो 3 सेट आपने बनाने हैं, मैंने पहले बताया नहीं, तो 3 सेट आपने हर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज़ करवा के तो 3 सेट डिफरेंट बनाने। ये नहीं कि आपने कर लिया कि एक
यानी बर्थ सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज़ ली और उसको एक कहा कि जी एक में नहीं, नहीं, एक अलग से, दूसरा अलग से, 3 अलग। 3 अलग-अलग है, यानी आपने सेट बनाने इन सब डॉक्यूमेंट, यानी अगर ये 20 डॉक्यूमेंट है तो उसका एक सेट बन जाएगा, एक कॉपी का। उन्हीं 20 डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी का दूसरा सेट और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की तीसरी कॉपी का तीसरा सेट जो है वो आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये जो नादरा कंप्यूटर और बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जैसे पंजाब के अंदर मुझे उसका कंफर्म है कि जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं, जहाँ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, उनके पास ये फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ आपका अंदराज मौजूद है, वही आपको ये नादरा का कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ अपने आप को कंफ्यूज नहीं आपने कर लेना कि ये शायद नादरा से मिलेगा, नहीं, ये आपको यूनियन काउंसिल जहाँ पे आपका बर्थ का अंदराज है वहीं से मिलेगा। और ये आपने कौन कौन से लेने, अपना लेना है जो आपके जर्मनी में पार्टनर हैं, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो वहाँ का, और अगर किसी और के हैं तो फिर नादरा का नहीं चाहिए होगा, बल्कि वो उस कंट्री के जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर वो इंग्लिश और जर्मन में नहीं है तो फिर आपको उसको जो है वो ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा, और उसकी कॉपी जो है नोटराइज्ड एटलीस्ट होनी चाहिए, और अगर किसी और कंट्री की है तो बेटर के फॉरेन मिनिस्ट्री से वो अटेस्टेड हो, ठीक है, कॉपी भी उसकी अटेस्टेड हो तो बेटर है। ओरिजिनल तो जो है वो लाजमी अटेस्टेड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तो वो आपको चाहिए होगा, आपका जो पार्टनर जर्मनी में रहते हैं उनका, और अगर आपके चिल्ड्रन के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उनका भी जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये नंबर 9 पे आ जाएगा या नंबर 7 पे आ जाएगा, जैसे भी आपके केस में एप्लीकेबल है। ये कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, नंबर, और ये याद रखना है कि सिर्फ आपको नादरा वो जो कंप्यूटराइज्ड है उसी की कॉपी लगानी है। जो आपकी पैदाइश पर्ची होती हैं, मैनुअल जो रिकॉर्ड हाथ से लिखा हुआ होता है, उसका जो भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 10 पे जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेंट का, ठीक है, यानी जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, तो उसको एक तो अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एक तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लेना है। तो सबके जो है वो जो भी रिकॉर्ड में ऑलरेडी अगर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं और नादरा के रिकॉर्ड में, सिंपली जाएं और उनको बोलेंगे हमें जो मुझे जो है वो, आप ले सकते हैं, आपके फादर जाएं तो वो सबसे बेस्ट है। वो जाएंगे तो वहाँ से जो है वो कहेंगे जी मेरी फैमिली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसमें आपके सारे बहन भाई आप समेत आ जाएंगे, और आपके फादर और मदर भी आ जाएंगी। इसमें ख्याल रखना है कि सबके आईडी कार्ड जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, अगर किसी का एक्सपायर होगा तो फिर ये लोग इशू नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा जो आपको चाहिए होगा वो, अगर आप मैरिड हैं तो उस केस के अंदर जो है वो आपको अपने पार्टनर के साथ, जो कि आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वट एवर इन योर केस, तो वो वाला भी आपको एफआरसी चाहिए होगा। और ये दोनों एफआरसी जो है ना, ये पॉसिबल है अगर आप लोग जो है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें। मैं तो कहूँगा आप इसको जो है वो ऑनलाइन जो है वो यूज़, नादरा का ऑनलाइन, मैं लिंक ये जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नादरा के कहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन पेमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद है, तो आप ऑनलाइन जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और डिटेल अपलोड करते हैं तो विद इन जो है वो आवर्स आपके पास एफआरसी रेडी होते हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि एफआरसी जो आपके पार्टनर के साथ आपको, या अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो उनकी भी डिटेल वो तभी मिलेगा अगर आपने पहले नादरा के रिकॉर्ड में अपना मैरिटल जो स्टेटस है वो चेंज करवाया हुआ है। यानी ये नहीं है कि आपने वहाँ सिंगल सिंगल ही अभी नादरा के रिकॉर्ड में, और आप उनको कहेंगे एफर्ट्स, वो जनरेट नहीं होगा। तो उसी सूरत में होगा पहले आप अपना स्टेटस जो है वो सिंगल से मैरिड करवाएंगे, ठीक हो गया। ये नंबर 10 पे डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली ये जो है वो आपको डॉक्यूमेंट ऐसे एज इट इज़ ओरिजिनली लगा देना है। यानी ये स्कैन कापी होती है, इसकी कॉपीज़ भी लगा दें तो चूँकि इस पर बार कोड मौजूद होता है, तो बार कोड वाले डॉक्यूमेंट में जो है वो कोई और कंप्यूटराइज जनरेटेड है तो उनके ऊपर साइन भी जो है वो आपको पेन पेंसिल से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो कंप्यूटर जनरेटेड में साइन रिक्वायर्ड ही नहीं होते, बार कोड उसमें मौजूद होता है। तो कॉपी करवानी है तो कॉपी करवा लें, वही वाला ओरिजिनल बेहतर है पास रखें, आपको फ्यूचर में किसी और काम के लिए ज़रूरत पड़ सकती है तो उसकी कॉपीज़ करवा के दे दें तो वो जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ओरिजिनल निकाहनामा, ये जो उर्दू वाला हमारा निकाहनामा होता है, इसको जो है वो आपने ये लगाना है, ठीक है, नंबर 11 के ऊपर इसकी कॉपी जो है वो ही लगानी है डेफिनेटली, कॉपी के सेट में। और साथ में आपने क्या करना है कि इसकी इंग्लिश या जर्मन ट्रांसलेशन, अच्छा इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन, मैं इसका इजी सोल्यूशन बताता हूँ, ये एक्सेप्टेबल है। जो भी डिस्ट्रिक्ट की कचहरीज होती हैं
वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं वो लोगों के पास ऑलरेडी ना, क्योंकि उर्दू का निकाहनामा सेम होता है, तो उन्होंने उसकी जो है वो एक टेम्पलेट बनाया हुआ, यानी वो एग्जैक्ट सारी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके जस्ट वो आपका डाटा फिल करते हैं, प्रिंट निकाल के उसके ऊपर नोटरी पब्लिक के जो है वो स्टैंप लगा देते हैं और साइन कर हो जाते हैं नोटरी पब्लिक के, और वो आपकी ट्रांसलेशन एक्सेप्टेबल है। और ये इतना महंगा भी सोल्यूशन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंग्लिश में ही काफ़ी है, जर्मन होना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर इंगेजमेंट का केस है, स्टैंडर्ड वालों ने आप जर्मनी में किसी ने जो है वो जर्मन में मांग लिया तो वो एक अलग बात है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने फिर भी डिसाइड किया कि नहीं इंग्लिश नहीं, आपको जर्मन ही ट्रांसलेशन करवानी है, तो फिर जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बेहतर रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स लाइक नमल है या उसके अलावा जो है वो ये गोethe इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर इनसे करवाएं, क्योंकि जर्मन इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो उस गलती का चांस है। इंग्लिश तो चलो सब लोग मोस्टली लोगों को आती होती है तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपने जो है वो अपने ओरिजिनल निकाहनामे की कॉपी साथ में ट्रांसलेशन नोटरी पब्लिक से अटैच करवा के ये नंबर 11 पे लगा देनी है। उसके बाद जो है वो आपका MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगेन आपका निकाह का अंदराज भी यूसी में होता है, तो इसलिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दोगे ये याद रहेगा, लेकिन ये यूसी से ही या एमसी से, जहाँ भी आपका निकाह का अंदराज है जो कि यूसीज में ही होता है, तो वो आपने वहीं से जो है वो लेना है, वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक हो गया। इसकी भी आपने कॉपी लगानी है, ओरिजिनल अपने साथ लेके जाना है। अगर कोई पहले से जो है वो मैरिड है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये सेकंड मैरिज है, तो पहले वाली मैरिज का आपको प्रूफ चाहिए। उसमें क्या होगा, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है। और उसमें उस डेथ सर्टिफिकेट अगर वो उर्दू में है, जो कि उर्दू में ही होता है, तो फिर उसके साथ आपने क्या करना है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेशन वही जिस तरह से मैंने निकाहनामे की बताई है वो आपको करवानी होगी। ठीक हो गया जी। और अगर जो है वो आप डिवोर्स्ड हैं और दूसरी शादी है, तो डिवोर्स के पेपर्स जो है सर्टिफिकेट आपको वो कंप्यूटराइज मिल जाता है, तो वो आपको जो है वो डेथ सर्टिफिकेट या और उर्दू वाला भी लेना है और कंप्यूटराइज भी जो है वो आपको लेना है जी। उसके बाद जो है वो अब आपके पास BMF डेट ये जाइलम के लिए जिसके लिए एप्लीकेबल है वो इसको लगाएगा। ठीक है। ये उनके पास होगी जो कोर्ट आर्डर जो है वो, ये उस सूरत में है कि अगर जो है वो आपके यानी फॉर एग्जांपल आपकी डिवोर्स है और आपकी कोई चिल्ड्रन भी हैं, तो क्या आपके पास उसकी जो है वो गार्डनशिप है कि नहीं, ये बड़ा जो है वो मैटर करता है। ठीक है। तो आपने जो है वो इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि कोर्ट आर्डर के ज़रिए आपके पास गार्डनशिप होनी चाहिए, वरना आप अपने जो चिल्ड्रन हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको लेके नहीं आ सकते। ठीक है। इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है। तो ये कोर्ट आर्डर आपको चाहिए होगा। और उसके बाद जो है वो नंबर 16 पे लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है वो किन को रिक्वायर्ड होती है और किन को रिक्वायर्ड नहीं होती, ये एक मिस्ट्री सी है। ब्लू कार्ड होल्डर्स लोगों को तो जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यानी ये डिपेंड है टोटली आपके जो पार्टनर जर्मनी में रहते हैं उनके ऊपर। ठीक है। यानी अगर उनके पास कौन सा रेजिडेंस परमिट है, कौन सा वीज़ा है या कौन सा पासपोर्ट है, ये उसके ऊपर जो है वो मैटर करता है। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लू कार्ड होल्डर हो, तो इस सूरत में जो है वो आपको क्या करना है कि ब्लू कार्ड होल्डर होने की सूरत में आपको एग्जेम्पशन है। ठीक है। अगर आपके पार्टनर जो हैं जो जर्मनी में रहते हैं वो ब्लू कार्ड होल्डर हैं, तो फिर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट A1 का नहीं चाहिए होगा। ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर आप जर्मन चाइल्ड के जो है वो मदर हैं या फादर हैं, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो आपको A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा जो है वो अगर आपने जब साइलम सीकर का या रेफ्यूजी का जो है वो स्टेटस लिया था और उस वक़्त आप ऑलरेडी मैरिड थे, यानी ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जर्मनी में रहते हैं और उन्होंने साइलम या रेफ्यूजी का जो है वो स्टेटस लिया हुआ है, लेकिन लेने के टाइम पे वो मैरिड थे, तो फिर उनके जो पार्टनर जो कि बाहर से अप्लाई करेंगे यानी पाकिस्तान या किसी और कंट्री से, उनको भी A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। यहाँ ये बात भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप पहले ब्लू कार्ड होल्डर थे और फिर परमानेंट रेजिडेंस जो है वो आपने ली, तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो है वो आपको A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। ब्लू कार्ड से जो है वो अगर आप कन्वर्ट हो गए परमानेंट रेजिडेंस में गए। इसके अलावा जो है वो अगर आपके जो है वो पार्टनर जो जर्मनी में रहते हैं उनके पास किसी यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट की जो है वो सिटीज़नशिप है, यानी नेशनैलिटी है, लेकिन इसमें जर्मनी शामिल नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। यानी जर्मन नेशनल्स के जो
पार्टनर्स हैं उनको लाजमी तौर पर जो है वो A1 सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक्सेप्ट कि अगर जो है उनका जर्मन चाइल्ड है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वैसे तो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, लेकिन एम्बेसी 1 साल से ज़्यादा पुराना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि इतनी देर के अंदर लोग जो है वो जर्मन भूल जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये एक लिमिट लगाई हुई है कि ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट डेक्लेरेशन है। एप्लीकेंट डेक्लेरेशन जो है वो क्या है, ये एक डेक्लेरेशन है जिसमें इसका भी लिंक यहाँ पे मौजूद है, और आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपको साइन करना है, और डेट वगैरह और कहाँ किस प्लेस पे आपने बैठ के साइन किया वो लिख के, तो आपने जो है उसको साथ में लगाना है। और इसी तरह से ये नेक्स्ट पेज है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट। ये दोनों जो है यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं, यहाँ से आपने इन पेपर्स को डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है A4 पेज के ऊपर, और उसके बाद आपने इन दोनों को साइन करना है। अगर माइनर्स के केस के अंदर जो है वो आपको एज ए गार्डियन जो है उसको साइन करना पड़ेगा, बच्चे इसको साइन जो है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपके पास अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन जो है वो ईमेल जो कि आपके पास होगी, वो आपके ने उसका प्रिंट लाजमी लेके जाना है। वीज़ा फ़ी जो है वो 75 यूरोस जो है वो वीज़ा फ़ी है, और 50,000 जो है वो वेरिफिकेशन फ़ीस है। अगर जो है वो माइनर यानी 17 ईयर्स तक है तो ये फ़ीस 75 वाली हाफ़ हो जाती है, 37.5 हो जाती है। और 50,000 आपको वन टाइम, यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और साथ में आप अपने बच्चे का भी अप्लाई कर रहे हैं या बच्चों का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की फ़ीस एक ही है, 50,000। वो आपको अलग अलग से पे नहीं किया। हाँ, अलबत्ता वीज़ा फ़ी आपको अलग अलग जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि अडल्ट के केस के अंदर जो है 75 है, और माइनर्स के केस हाफ़ हो जाती है 75 की, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो पार्टनर जिनको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो जर्मन नेशनल है या फिर किसी और यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट के नेशनल है, तो फिर उनको ये फ़ी जो है वो वीज़ा फ़ी सिर्फ वो पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं ऑलरेडी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपको ये फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी, भले ही आपके पार्टनर होने वाले पार्टनर जो है वो जर्मन हो। ठीक हो गया। तो ये आप जो है वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की जो है वो लिस्ट बता दी है। इसके अलावा जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको, जो इंगेजमेंट का केस है तो उसके सूरत के अंदर जो है वो आपको एडिशनल चाहिए होंगे। वो जो है वो स्टैंडर्डिज्म से जो है वो आपको मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन का एक लेटर मिलता है मैरिज डेट के साथ, वो भी आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या फार्मल एप्लीकेशन लेटर, जो कि आपको ऑसलैंड अबाउट जो है वो आपका पार्टनर वहाँ से ले सकते हैं कि मैं जो है इसका एक्सपेंस जो है वो सारे बियर करूँगा, उसका एक एप्लीकेशन लेटर वो लेके वो भी आपको। और ये एक बात याद रखनी है आपने कि अगर आप जो है वो इंगेजमेंट बेस पे, यानी आप मैरिड नहीं है बल्कि जर्मनी आके आप जो है वो शादी करना चाहते हैं, तो भले ही आप कोई भी जो है वो आप ब्लू कार्ड होल्डर आपके पार्टनर होने वाले जर्मन नेशनल या किसी और EU मेंबर स्टेट के नेशनल भी हैं, फिर भी आपको जो है वो लैंग्वेज लाजमी चाहिए होगी। तो ये अरेंजमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सारा प्रोसेस जो है, ये फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर करना, 3 आपने सेट एज आई सेड बिफोर के आपने तैयार करने हैं इसके, ठीक है। और 3 जो सेट हैं वो आपने, और ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ ओरिजिनल लिखा हुआ है वो आपने साथ में ओरिजिनल लेके देने। आखिरी एक बात जो आपको एक मशवरा छोटा सा देना चाहूँगा वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो आपके लिए यहाँ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैंग्वेज भले ही आपके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि कल को जब आपने परमानेंट रेजिडेंस लेनी है तो वो आप तभी ले सकते हैं जब आपको जो है वो लैंग्वेज का एटलीस्ट मिनिमम B1 लेवल हो। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो वहीं बैठ कर जो आपका वेटिंग टाइम है उसमें उसको जो है वो सीखें, और A1 ही नहीं A2 और जितना इससे ज़्यादा हो सकता है उसको जो है वो सीख के आए। तो ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स या फ़ाइल बनाने का जो है वो तरीक़ाकार था जो कि मैंने आपको बता दी है। लास्ट बात जो है वो फ़ोटो के बारे में है, और फ़ोटो जो है वो उसकी डायमेंशन यहाँ पे दी हुई हैं। ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो फ़ोटो है उसमें जब आप साइज़ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब आप उसकी जो है वो डिटेल यहाँ से अगर आप देखें फ़ोटो सैंपल्स दिए गए हैं। लेकिन ये है कि आपने ये देखो 45 सेंटीमीटर बाय 45 मिलीमीटर बाय 35 मिलीमीटर, बट आप ये देखें कि टोटल फेस पूरी तस्वीर के
टू थर्ड है, ठीक है, और ओनली वन थर्ड और इवन लेस देन वन थर्ड जो है वो पार्ट आपके शोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट आपका फेस होना चाहिए, आइज़ जो है वो बिल्कुल आपकी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो है वो बाकी अगर आपने स्कार्फ वगैरह भी पहना हुआ है तो फेस आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो कंट्रास्ट में रखें। बेहतर है कि हल्का लाइट ग्रे रखें, या वाइट भी जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो आई होप कि ये जो प्रोसेस है फ़ाइल बनाने का, ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। एक ही वीडियो मैंने बना दी है ताकि आपको एक ही वीडियो, ये वन टाइम आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद ये फ़ाइल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा और बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा।